हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक फ्रॉम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और जिसका नाम है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ के स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या इंडिकेट करता है? स्कोप इंडिकेट करता है एरिया ऑफ द स्टडी, बाउंड्रीज, सब्जेक्ट मैटर एंड द विड्थ ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की तो ये इतना ब्रॉड है, इतना वाइड है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और एरियाज लेकर चलता है जो कि एक मैनेजर फेस कर रहा है या फिर एक फॉर्म फेस कर रही है। ठीक है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के साथ डील करता है। प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, कॉस्ट एनालिसिस हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्राइस सिस्टम हो गया, रिसोर्स एलोकेशन, कैपिटल बजटिंग, प्रॉफिट एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के साथ डील करता है। अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें कि क्या चेंज आया है, तो जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक है वो इंटीग्रेट हो गई है हमारी ऑपरेशनल रिसर्च के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, जो कि हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। तो जो टेक्निक्स हैं जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, इन्वेंट्री मॉडल्स हो गए, थ्योरी ऑफ गेम्स हो गया, ये सब हेल्प करते हैं मैनेजर्स को डिसीजन लेने में। इनकी हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अब एक बिजनेस हो गया, एज अ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इसे अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जैसे कि गुड्स को मार्केट में बेचना होता है और इसके लिए क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि एग्जैक्टली डिमांड आने वाले टाइम में कितनी होगी, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन की जाएगी। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, वो डिमांड के हर एरिया के साथ डील करता है कि एस्टिमेट लगाना डिमांड का, कैसे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना है प्रोडक्शन के लिए, और डिमांड से रिलेटेड जो अदर कंसेप्ट्स होते हैं जैसे एलास्टिसिटीज होती हैं, इनकम एलास्टिसिटी हो गया, प्राइस एलास्टिसिटी हो गया, क्रॉस एलास्टिसिटी हो गया, इनको भी कंसीडर करता है। यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो सिर्फ करंट डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर रहा, वो फ्यूचर डिमांड को भी फोरकास्ट करता है और जिसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। सेकेंड पॉइंट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हमने बात की कि डिमांड को फोरकास्ट किया, अब डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज़ किया गया। डिमांड फोरकास्ट किस लिए की जा रही थी, ताकि पता लगाया जा सके कि कितनी प्रोडक्शन करनी है। जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है दो चीज़ों के बीच में, और वो दो चीज़ें क्या क्या है, एक इनपुट और एक आउटपुट ऑफ द फॉर्म। इनपुट क्या होता है, जो रिसोर्सेज आप लगा रहे हो फॉर्म में, ठीक है, और आउटपुट क्या, जो रिजल्ट आपके पास निकल कर आ रहा है। रिसोर्सेज कई बार ऐसा होता है कि पूरे नहीं होते, कम रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं और उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। और इनपुट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोल देते हैं। और हमारी कोशिश क्या होती है, जो हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरीके से यूज़ किया जाए ताकि मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो सके। ठीक है, जैसे कि मान लो एकदम इनपुट के प्राइस, रॉ मटेरियल के प्राइस शूट अप हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पर फॉर्म क्या करेगी, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का यूज़ करेगी। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस भी अलग फंक्शन है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। क्या करना होता है, यहाँ पर कॉस्ट को डिटरमाइन करना होता है। मेथड्स कौन सा यूज़ होगा कॉस्ट की डिटर्मिनेशन में, रिलेशनशिप क्या होगा कॉस्ट और आउटपुट के बीच में, कॉस्ट और प्रॉफिट को फोरकास्ट कैसे करेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक कॉस्ट एनालिसिस की ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट एनालिसिस के लिए डिस्कस किए जाते हैं वो है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट,
cost output relationship, economy and diseconomy of scale, प्रोडक्शन फंक्शन एंड कोस्ट कंट्रोल। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। आगे है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से यूज़ हो रहा है। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और देखिए, इन्वेंट्री मेंटेन करने का मतलब होता है आइडियल स्टॉक मेंटेन करना। अगर ये हाई होगी तो जो कैपिटल है फॉर्म की वो अनप्रोडक्टिवली टाई अप होकर रह जाएगी, और ये कम होगी तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन रुक सकती है। तो इसलिए जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो इस तरीके के मेथड, जैसे कि ABC एनालिसिस हो गया। ABC एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। या फिर सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइज हो गई, या फिर किसी मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करके ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। क्लियर? मतलब मैंने क्या बोला, मैनेजरियल इकोनॉमिक हेल्प करेगा कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना मेंटेन करना है। नेक्स्ट सिस्टम पर आए, नेक्स्ट पॉइंट पर आए स्कोप के, तो वो है प्राइस सिस्टम। प्राइसिंग सिस्टम ये भी इकोनॉमिक का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो सेंट्रल फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है प्राइस सेट करना। जब हम प्राइस सेट करते हैं तो एक चीज़, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो ध्यान में रखते हैं, इसके अलावा पूरी की पूरी नॉलेज प्राइस सिस्टम की ज़रूरी हो जाती है प्राइस डिटरमाइन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखना कि मान लो मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मार्केट में प्राइस किस तरीके से तय किया जाएगा, या फिर अलग अलग मार्केट है, ज़रूरी नहीं है कि हर मार्केट में रेट सेम हो, तो अलग अलग मार्केट को देखते हुए आप रेट किस तरीके से सेट करोगे। प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया या प्राइसिंग पॉलिसी, ये किससे इन्फ्लुएंस होती हैं? वो प्राइस लीडरशिप और नॉन प्राइस कंपटीशन से। इतना क्लियर हुआ? प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस मार्केट फॉर्म्स, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होगा, प्रोडक्ट लाइनिंग प्राइसिंग क्या होगा, प्राइस फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, प्राइस सिस्टम में। इसके बाद आ जाता है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन वही मैंने बताया कि रिसोर्स स्कैर्स होते हैं और उसके यूजेस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करती है, लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे टूल्स का यूज़ करके बताती है कि जो रिसोर्स है उसे एग्जैक्टली कहाँ पर यूज़ किया जाए। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं हमें। एक, जैसे कि एक फॉर्म किस तरीके से अपने इनपुट्स को ऑप्टिमली लगाए ताकि आउटपुट को मैक्सिमम जनरेट कर सके। दूसरा, प्राइस ऑफ इनपुट अगर बढ़ जाता है तो उस केस में कौन सा सब्स्टिट्यूट वो कंपनी में या प्रोडक्शन में लगा सके। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ऑप्टिमली कैसे एलोकेट करना है रिसोर्सेज का, ये ध्यान भी कहाँ, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग भी अनदर एरिया है मैनेजर के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, बजटिंग, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मैनेजमेंट के सामने आती है तो वहाँ पर कैपिटल बजटिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। जैसे कंपनी के पास लिमिटेड फंड है लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें से सबसे बेटर प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा जहां इन्वेस्ट किया जाए, उसके लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। और कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज़ करते वक्त इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं और कंडीशन ऑफ अनसर्टेन कंडीशन को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है और उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी को रिजेक्ट करना है। तो ये एक तरह से प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉफिट मैनेजमेंट। मैनेजरियल फॉर्म्स जो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज होती हैं और उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना लॉन्ग रन में। प्रॉफिट क्या करता है, एक तरह से अगर हमने किसी
ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का बैरोमीटर देखना हो तो वो प्रॉफिट ही होता है। तो यहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमी हेल्प करती है कि अनसर्टेन कंडीशन में कंपनी कैसे प्रॉफिट कमा सकती है, कैसे रिवेन्यू को इंक्रीज कर सकती है। तो इसमें जो एरिया कवर होते हैं वो आता है नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पॉलिसीज, टेक्निक्स ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग एंड थ्योरी ऑफ गेम्स। जो लीनियर जो हमारी टर्म यूज़ हो रही है वो क्या इंडिकेट करती है, वो रिलेशनशिप, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग किस चीज़ में हेल्प कर रही है, ये हमें बताती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ऑप्टिमम चॉइसेस, कि हमारे पास जब ऐसा हो कि हमारा ऑप्टिमम बेस्ट क्या चीज़ रहेगी जो हमने चूज़ करनी है, तो वहाँ पर अगर हमारे सामने इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका थोड़ा सा ये डिसीज़न लेने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का। इसी तरीके से गेम थ्योरी होती है। गेम थ्योरी का क्या मतलब है, वही कोई प्रॉब्लम आई मैनेजमेंट के सामने तो सेम प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है वो फॉर्म ही फेस कर रही, हो सकता है बाकी फॉर्म्स भी सेम प्रॉब्लम से गुजर रही हों, तो उस टाइम पर क्या उसके ऊपर आपने अपना फॉर्मूला लगाना है जिससे फॉर्म उस अनसर्टेन कंडीशन या कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सके, वही हो जाता है आपका गेम थ्योरी। तो यहाँ पर जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है वो लीनियर प्रोग्रामिंग और गेम थ्योरी को यूज़ करके ऑप्टिमली रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, इस चीज़ में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजी क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना जिसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, फॉर्म के ऊपर पड़ेगा। फॉर्म के लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और स्ट्रैटेजी उसको अचीव करना। अगर हम देखें कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करती है, साथ साथ इंटीग्रेट करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंडीशन। नॉलेज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंडीशन, ठीक है, ये किस चीज़ में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना किसी भी बिजनेस के लिए। तो जैसा कि नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं मार्केट में, नंबर ऑफ़ बायर्स भी होते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है, डिग्री ऑफ कंपटीशन को देखते देखते ये डिसाइड करना कि किस तरीके की पॉलिसीज़ टाइप की मार्केट में इम्प्लीमेंट की जा सकती है ताकि फर्म को ज़्यादा नुकसान ना हो और फर्म प्रॉफिट कमा सके। उसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि किसी भी फर्म का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, प्रॉफिट कमाना, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आज की डेट का सिनेरियो देखें तो जो नई फर्म्स होती हैं वो मार्केट में आ रही हैं और उनके सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना नहीं, उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल नेचर की हैं। तो इस कंपटीशन को देखते हुए और अलग अलग गोल्स को देखते हुए जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, मैनेजर्स की हेल्प करती है डिसीज़न लेने के लिए। जैसे कि ऑल अदर ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी कई फैक्टर और फोर्सेस से इफेक्ट होंगे, जैसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो गया, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, नेचर ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स अंडर विच अ फर्म ऑपरेट। ठीक है, अगर हम इतने सब ऑब्जेक्टिव्स को देखें, जो ट्रेडिशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसका दायरा कहीं ना कहीं इन सारे ऑब्जेक्टिव से ऊपर है। जितने भी और बाकी के जितने भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होंगे वो इसी ऑब्जेक्टिव के चारों तरफ घूमेंगे। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि कवर कर रहे थे स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। मीनवेल, थैंक you so much.